नमस्कार दोस्तों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम देख रहे थे जनरल स्टडी के विज्ञान सेगमेंट के अंतर्गत भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। कल हमने देखा था तरंग और तरंग गति से संबंधित कुछ फैक्ट और कॉन्सेप्ट। उसी से जुड़ा हुआ अपने वीडियो के इस सेगमेंट में हम देखेंगे ध्वनि अर्थात साउंड। वास्तव में ध्वनि भी एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग है। यह कुछ और नहीं बल्कि एक संवेदना है, ऊर्जा का एक रूप है। जब कोई कण 30 से लेकर के 30,000 कंपन प्रति सेकंड करता है तभी वह हमें ध्वनि सुनाई देती है। चूँकि किसी भी ध्वनि की आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं, इसी कारण मनुष्य की श्रव्यता की सीमा जो होती है 3 भागों में विभाजित की गई है। जैसे पहली अवश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासोनिक वेव्स, दूसरी श्रव्य ध्वनि ऑडिएबल वेव्स और तीसरा पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। यहाँ हम देखते हैं कि 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि ही अवश्रव्य ध्वनि होती है, इसे हम सुन नहीं सकते। अक्सर इसका जो स्रोत होता है वह बहुत बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सरल लोलक दोलन कर रहा हो या कहीं भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, ये अवश्रव्य तरंगें यानी इंफ्रासोनिक वेव्स हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ श्रव्य ध्वनियाँ हैं, ऑडिएबल वेव्स हैं, और इसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। इसे हम सुन सकते हैं, यानी मनुष्य के यह श्रव्यता की सीमा में आता है। तीसरे प्रकार की ध्वनि है पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। इनकी जो लिमिटेशन होती है, इनकी जो सीमा होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन्हें भी हम अपने साधारण कानों से नहीं सुन सकते हैं। पराश्रव्य ध्वनियों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है, इस कारण से इसका हम अलग से अध्ययन करेंगे। पराश्रव्य ध्वनि, जैसा कि हम जानते हैं कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियाँ पराश्रव्य तरंगों के रूप में होती हैं। इन्हें साधारण मानव अपने कान से नहीं सुन सकता, किंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, चमगादड़ आदि इन्हें बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। पराश्रव्य ध्वनि कुछ अन्य कारणों से भी उपयोगी है। जैसे यदि हमें कोई संकेत भेजना है तो चूंकि इनका फोर्स पावर इतना अधिक होता है, इस कारण से ये बहुत दूर तक का सफ़र तय करती हैं। इस कारण इन पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में हम करते हैं। कभी कभार उलेन कपड़ों आदि में धूल इकट्ठा हो जाती है या वायुयान तथा घड़ियों के कल पुर्जे जहाँ तक आसानी से सफाई नहीं की जा सकती, वहाँ भी इन पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके सफाई की जाती है। इसी प्रकार जो कल कारखाने हैं, वहाँ चिमनियों में जो धुआं इकट्ठा हो जाता है, कालिख जो हो जाती है, उसको भी साफ करने में इनका उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में दूध के अंदर यदि कोई हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं तो उन्हें भी पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से दूर किया जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गठिया रोग के उपचार तथा मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने में भी पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। अब समुद्र की गहराई या समुद्र में खोई ही किसी वस्तु का पता लगाने के लिए एक प्रणाली सोनार प्रणाली का उपयोग किया जाता है। सोनार प्रणाली का फुल फॉर्म होता है
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका उपयोग करके हम समुद्र की गहराई का भी पता लगा लेते हैं। इसी प्रकार चांदी की सफाई, चोरों को पकड़ना, गर्भस्थ शिशु की जानकारी के लिए जो सोनोग्राफी आदि का उपयोग किया जाता है, उसमें भी पराश्रव्य ध्वनि का हम उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ मौसमीय फेनोमेना होते हैं। उन मौसमीय फेनोमेना का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला है, मान लीजिए दाब। यदि कोई गैस जिसका ताप जो है अचर है, किसी गैस का ताप अचर है, तब दबाव का ध्वनि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यदि तापमान में 1 सेल्सियस की वृद्धि हो रही है तो ध्वनि की चाल भी जो है 0.61 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ जाएगी। इसी प्रकार हम आर्द्रता को देखते हैं। आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल जो होती है शुष्क हवा से कम होती है। यानी हवा शुष्क है तो वहाँ पे ध्वनि की चाल अधिक हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हवा ध्वनि की दिशा में चले, यानी जिधर से बोला जा रहा है वहाँ से हवा चले, तो ध्वनि तरंगें तेज गति से आगे बढ़ती हैं। अब हम देखते हैं कि साउंड ऑफ स्पीड यानी ध्वनि की चाल क्या है। वास्तव में ध्वनि की चाल जो है वह भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, जिसमें सर्वाधिक ध्वनि की चाल जो होती है वह ठोसों में होती है, उससे कम यानी मध्यम द्रव में, और सबसे कम यानी कि न्यूनतम गैस में होती है। ध्वनि की चाल के लिए 2 चीज़ों का होना आवश्यक है। वह है पहला प्रत्यास्थता और दूसरा घनत्व। यानी कि अगर ध्वनि को किसी माध्यम में संचरण करना है तो उस माध्यम में उसका एक घनत्व होना चाहिए और दूसरी प्रत्यास्था होनी आवश्यक है। घनत्व और प्रत्यास्था अगर जानना है तो आप पिछले वीडियो में इत्मीनान से देख सकते हैं। अब देखते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग क्या क्या है। कुछ महत्वपूर्ण माध्यमों का हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इनसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है। यह 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी प्रकार कांच में 5640 मीटर प्रति सेकंड, लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी प्रकार अन्य का भी देख सकते हैं। अब ध्वनि तरंगों के कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे। जैसे इंटेंसिटी यानी तीव्रता, तारत्व यानी पिच, प्रतिध्वनि मतलब इको, गुणता या क्वालिटी, अनुनाद या रिजोनेंस, प्रबलता या लाउडनेस, अनुरणन या रिवर्ब्रेशन। इनको हम डिटेल में देखेंगे। ध्वनि की जो तीव्रता होती है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है वह कंपनशील वस्तु के आयाम पर निर्भर करती है। ध्यान रहे, ध्वनि की तीव्रता कंपनशील वस्तु के आयाम पर निर्भर करती है। वस्तु का आयाम जितना ही अधिक होगा, यानी कंपनशील वस्तु का आयाम जितना ही अधिक होगा, उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी और उसे ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देगी।
ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह बेल होता है। चूंकि बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः छोटे मात्रक के रूप में हम डेसिबल का उपयोग करते हैं। डेसिबल भी ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। यदि हम निरपेक्ष तीव्रता की बात करें तो ये जो है वाट मीटर माइनस स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं तारत्व यानी कि पिच। कहने का आशय है कि किसी ध्वनि का जो तारत्व होता है यानी पिच होती है वह उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसी के माध्यम से यह पता चलता है कि कोई ध्वनि पतली होगी या मोटी होगी, इसी पिच पर यह निर्भर करता है। चूंकि पिच जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, अतः ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जितनी ही अधिक होगी उसकी पिच अधिक होगी। पिच अधिक होगी तो ध्वनि पतली श्रील सुनाई देगी। महिलाओं की आवाज़ पतली होने का सबसे बड़ा कारण यही है। इसी प्रकार यदि आवृत्ति कम है तो उसका तारत्व या पिच कम होगा और मोटी आवाज़ सुनाई देगी, ग्रेव साउंड निकलेगा। अब आगे बढ़ के हम देखते हैं प्रबलता यानी कि लाउडनेस। कोई भी ध्वनि तेज है या मंद, यह सुनाई देती है प्रबलता के आधार पर। यानी कि ध्वनि का तेज और मंद होना प्रबलता पर निर्भर होता है और प्रबलता के स्तर को व्यक्त करने का जो माध्यम है वह फोन होता है। अब हम देखते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जिसे हम प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। इको में जब कोई आवाज़ होती है तो वह कुछ दूर चलने के बाद एक बिंदु से पुनः फिर से परावर्तित हो जाती है, तो वही ध्वनि पुनः हमें सुनाई देने लगती है। यदि कोई ध्वनि 16.6 मीटर की दूरी तय करती है और वहाँ से वह परावर्तित होती है तो हमें इको सुनाई देता है, और जो इको सुनाई देता है वह हमारे कान पर 1/10 सेकेंड तक रहता है। एक यहाँ पे नोट बिंदु है, परावर्तन के कारण ही ध्वनि रात में हमें अधिक तेज सुनाई देती है दिन की अपेक्षा। अब हम देखते हैं कि गुणता या क्वालिटी किसे कहते हैं। इसे देख लें। क्वालिटी समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनियों में जो अंतर पता चलता है, समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनियों में हमें जो अंतर पता चलता है, यह सन्नादी स्वर संख्या के क्रम तथा अपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। यह गुणता की परिभाषा है, ध्यान कर लेंगे। अब पुनः हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुनाद यानी रिजोनेंस किसे कहते हैं। किसी वस्तु में कंपनों की जो स्वाभाविक आवृत्ति होती है, कोई वस्तु कंपन करती है तभी हमें सुनाई देती है, तो किसी वस्तु में कंपनों की स्वयं की स्वाभाविक आवृत्ति होती है। यह आवृत्ति जब किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु अधिकतम आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को हम अनुनाद कहते हैं। इसका एक उदाहरण 1939 में यूएसए में हुआ था, जब एक टैकोमा नामक एक पुल था, वह पुल क्षतिग्रस्त हो गया क्योंकि पुल के अंदर जो उसकी स्वाभाविक आवृत्ति थी, कणों का कंपन था, वह कदम ताल करने वाले सैनिकों के कदम से जो आवृत्ति उत्पन्न हुई उससे मैच कर गया तो उसका आयाम जो है
अधिकतम हो गया, जिस कारण वह पुल क्षतिग्रस्त हो गया, ध्वस्त हो गया। इसी प्रकार से जब हम किसी मटके में पानी भरते हैं तो मटके के तल के ऊपर आते आते पानी का आवाज़ बदलती है। इसका प्रयोग करके आप स्वयं देखिएगा। यह भी एक अनुनाद का उदाहरण है। जब आकाशीय बिजली चमकती है तो हमारी खिड़कियों में अक्सर झनझनाहट उत्पन्न होती है और कभी कभार तो वे टूट भी जाती हैं। यह भी अनुनाद रिजोनेंस का ही उदाहरण है। सेना का पुल पर कदम ताल मनाही है, किस कारण से, ऊपर हमने देखा था। इसी प्रकार जब किसी झूले पर हम जोर लगाते हैं तो वह ऊंचा हो जाता है, यह भी एक प्रकार का अनुनाद का ही उदाहरण है। इसी प्रकार रेडियो में भी अनुनाद की घटना घटती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम कोई गाना गा रहे हैं, ऐसे में यदि उसी गाने को रेडियो पर भी चालू कर दिया जाए तो दोनों का मैच हो जाता है, और जब मैच होता है तो आयाम बढ़ जाता है और एक हैवी आयाम की घटना घटती है। अब पुनः हम देखते हैं अनुरणन यानी रिवर्ब्रेशन। जब किसी स्रोत से ध्वनि निकलती है और वह स्रोत बंद हो जाए फिर भी कुछ देर तक हमें आवाज़ सुनाई देती है, इसका कारण ध्वनि का जो है परावर्तन होता है। इस घटना को हम अनुरणन कहते हैं, और जितनी देर वह आवाज़ सुनाई देती है उसे अनुरणन काल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं भाषण देना शुरू किए, किसी हाल में भाषण देना शुरू किए, यदि अनुरणन 0.8 है तो वह भाषण हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ रिवर्ब्रेशन की घटना घटती है, वही आवाज़ पुनः रिपीट करेगी। एक बार बोलने पे वो आवाज़ जो है एक गुंजायमान हो उठेगी। लेकिन अनुरणन काल यदि शून्य है तो वही घटना जो है गूंजहीन होती है, वह हाल जो होता है गूंजहीन होता है और आवाज़ हमें बड़े इत्मीनान से सुनाई देती है। मित्रों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभार हिंदी की टर्मोलॉजी का उच्चारण करना कठिन हो जाता है इंग्लिश की अपेक्षा, इसलिए यदि संभव हो तो इंग्लिश की टर्मोलॉजी को ही स्वीकार करें। रिवर्ब्रेशन की यह घटना थी। अब आगे देखते हैं ध्वनि का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि की तरंगें होती हैं, यानी ध्वनि जो है तरंग के रूप में गति करती है। मान लीजिए ये M1 माध्यम है और ये M2 माध्यम है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही ध्वनि प्रवेश करती है उसमें एक विचलन उत्पन्न होता है। इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, और इसी अपवर्तन की घटना के कारण ही ध्वनि जो होता है रात में हमें अधिक तीव्र ध्वनि सुनाई देती है दिन की अपेक्षा। अब देखते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि के विवर्तन के अंतर्गत जब किसी स्रोत से कोई ध्वनि निकलती है तो कुछ दूर पे यदि उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो वह ध्वनि पुनः फिर से जो है मुड़ के दूसरी तरफ चली जाती है, मतलब जहाँ से चली वहीं मुड़ के पुनः आने लगती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। इसी प्रकार एक घटना है ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो टॉमस यंग थे। इसके अनुसार जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो तरंगें एक साथ चलती हैं तो वो ऊर्जा का पुनर्वितरण करती हैं। इसी घटना को हम जो है ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का जो व्यतिकरण होता है यानी इंटरफेरेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी संपोषी
व्यतिकरण, जब दो ध्वनि तरंगें एक फेज में मिलें तो इनकी तीव्रता अधिकतम होती है। जाहिर सी बात है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण, जब ध्वनि तरंगें विपरीत फेज में मिलती हैं तो इनकी तीव्रता जो होती है न्यूनतम होती है। ये ध्वनि के व्यतिकरण की दो तरंगों के प्रकार हैं। अब पुनः हम देखते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट। डॉपलर इफ़ेक्ट कुछ और नहीं है बल्कि बहुत ही साधारण चीज़ है। इसे इस तरह से समझिए, जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। यही डॉपलर इफ़ेक्ट है। कहने का यहाँ आशय यह है कि मान लीजिए कि ये एक श्रोता है, तो इससे दूर जो गाड़ी जा रही है तो इसे जो होता है कम आवृत्ति सुनाई देगी, और ये जो दूसरा श्रोता खड़ा है इसकी तरफ जो गाड़ी आ रही है तो इसे अधिक आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देगी। यही डॉपलर इफ़ेक्ट है। कहने का आशय है कि बस इतना ही समझ लीजिए कि आपसे दूर जाने वाली गाड़ी की आवाज़ आपको कम सुनाई देगी, और यदि आपकी तरफ गाड़ी आ रही है तो उसकी आवाज़ आपको अधिक सुनाई देगी। यह डॉपलर इफ़ेक्ट है। अब हम देखते हैं मैक संख्या। मैक संख्या क्या होती है? किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल अथवा उसी माध्यम में ताप और दाब, उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यह परिभाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये जान लीजिए कि इस मैक संख्या के माध्यम से ही हम विमानों और रॉकेटों की गति का मापन करते हैं। प्लस यदि एक से अधिक इसकी स्पीड है तो इसे हम सुपरसोनिक कहते हैं, और 5 से अधिक अगर है तो इसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। वायुयान या रॉकेट की स्पीड। इसी प्रकार विस्पंद या बीट्स, देख लेते हैं इसकी परिभाषा। जब समान आयाम की दो ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर होता है एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से, मतलब वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, अध्यारोपण से एक ही बिंदु पर समय के साथ क्रमानुसार ध्वनि की तीव्रता बढ़ती व घटती है। ध्वनि के इस प्रकार घटने और बढ़ने को हम विस्पंद या बीट्स कहते हैं। दैनिक जीवन में इसका जो उपयोग होता है वह होता है कहाँ? वाद्य यंत्रों के समस्वरण में, यानी वाद्य यंत्रों को जो सेटिंग की जाती है किसी स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करने में। स्वरित्र माने एक यंत्र होता है, उसकी आवृत्ति ज्ञात करने में। खानों में विस्फोट करने वाली जो मीथेन गैस होती है उसका पता लगाने में भी हम विस्पंद का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार वाद्य यंत्रों की ट्यूनिंग करने में और रेडियो तरंगों के अभिग्रहण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ नोट कर लेंगे, ध्वनि से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। ध्वनि तरंग किसी न किसी माध्यम में चलती है, यानी इसके चलने के लिए माध्यम अवश्य होना चाहिए, निर्वात में यह नहीं चलती है। जिस पदार्थ में प्रत्यास्थता नहीं होती है, इलास्टिसिटी नहीं होती है, वहाँ ध्वनि तरंगें गति नहीं करती हैं। ध्यान रहे, ध्वनि संचरण में स्थान नहीं छोड़ती, बल्कि ध्वनि जब संचरण करती है तो वह कोई स्थान नहीं छोड़ती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, बल्कि वह सरल आवर्त गति के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।